अतुल सुभाष मामले में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस मामले में अब एक मामला जो दर्ज हुआ है वो अतुल के परिवार की तरफ से हुआ है और इस मामले में हम सबको पता है कि निकिता, उसकी मदर और उसका भाई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे की कस्टडी को लेकर भी तमाम बातें। सबसे पहले मैडम से बात करते हैं, सीमा मैडम से। मैम ये बताइए कि ऐसे केसेस में जब बच्चे की कस्टडी की जो बात सामने आती है तो लीगली क्या उसके राइट है? वो बच्चा किसके पास जाएगा? क्या वो अ, अतुल की फैमिली के पास जाएगा? और अब चूंकि दूसरी साइड से तो तीनों जेल में है। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें या जो भी जो है चाइल्ड कस्टडी जो एक्ट है हमारा, उसमें एक चीज़ है कि 7 ईयर का अगर कोई भी बच्चा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जनरली उसकी कस्टडी माँ के पास रहती है। तो इसमें जो कस्टडी है वो निकिता के पास भी है। अब एक और चीज़ मुझे जो पता चली है कि सुभाष के ऊपर करीब 9 केस थे और सुभाष की तरफ से जो केस किया गया वो जुरिडिक्शन को लेकर के किया गया, जो कि एक केस है। अगर चाइल्ड कस्टडी की बात आती है तो क्या सुभाष की फैमिली की तरफ से उस बच्चे की कस्टडी के लिए और विजिटिंग राइट के लिए कोई केस फाइल किया गया था? तो एज पर द, अगर हम रूल बात करें, एज पर द हम कानून बात करें, तो ये कोर्ट में प्रोसीजर के थ्रू ही हो सकता है। तो ऐसे अगर माँ के पास बच्चा है तो अभी तो वो निकिता की ही कस्टडी बनती। अब चूंकि इस केस में एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे निकल कर के आए हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब उस बच्चे का क्या, जब उसकी मदर, जो लोग उसको मेंटेन करते वो सब जेल में हैं, तब भी अब उनके जो अदर जो रिलेटिव्स हैं वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। वो कस्टडी के लिए इनकी फैमिली की तरफ से, अतुल की तरफ से फाइल किया गया है। अगर किया जाता है तो फिर वो कोर्ट उसमें देखेगी कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ ठीक होगा। ओके, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है मैम कि इस केस में वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए बच्चे का ये कस्टडी अतुल की फैमिली को मिल दी सकती भी जा सकती है, लेकिन वो सारे फैक्ट उस पर देखेगी कोर्ट, और ये केस कोर्ट के थ्रू ही दी जा सकती है। ऐसे सडनली कि चूंकि उनकी फैमिली जेल में चली गई है तो कोई भी व्यक्ति आकर के उस बच्चे को अतुल की फैमिली को दे दे, नहीं। वो थ्रू प्रोसेस ही होगा, वो कोर्ट के थ्रू ही होगा और कोर्ट ही इसमें डिसाइड है? करेगी। इस केस में मैडम एक चीज़ देखने में आई, बहुत बड़ा नोट सामने आया है, बहुत एक वीडियो सामने है जिसमें उसने अपनी वाइफ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है और 498A का अतुल के खिलाफ भी मुकदमा था। तो ऐसे केसेस में यूजुअली शुरुआत में हम देखते थे बड़ा मिसयूज़ होता था लॉ का, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी पास किया, 6 महीने में डिसाइड करने की बात हुई, फिर CAW सेल भी बना इसको लेकर। क्या इस तरह के केसेस में जो एलिगेशन लगाए गए हैं, आपने भी देखा होगा, क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पर कोर्ट की तरफ से या ये कहा जाए कि लिंगर ऑन किया गया मामले को, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हरासमेंट हुआ अतुल का? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ पर जाना चाहती हूँ। जो कोडिफाइड लॉ है IPC 498A, जो कि अभी जाकर के BNS का एक अदर सेक्शन बना है, 498A क्या कहता है कि कोई भी हस्बैंड और उसकी फैमिली, जो कि विक्टिम जो है उसके इन लॉज की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, उसकी मेंटल क्रूअलिटी, इमोशनल क्रूअलिटी एंड फिजिकल क्रूअलिटी की बात कर रहा है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास कोडिफाइड लॉ है जो कि कह रहा है मेंटल क्रूअलिटी। अब मेंटल क्रूअलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? शादी हुई एक लड़की की और उसकी शादी में जो खाना बना, उसके शादी में जो डॉरी दी गई, जो दहेज दिया गया, जो उपहार दिए गए, जब वो उनको लेकर के घर में आ रही है तो उसके रिलेटिव्स या उसके हस्बैंड या इन लॉज की तरफ से अगर ये बात कही गई कि हमारी तो बदनामी कर दी, खाना ठीक नहीं था, सोने की चैन जो दी है वो पतली दी है, हमें तो 4 व्हीलर, हमारा बेटा तो ये डिजर्व कर रहा था, इसको क्या कहेंगे आप? मेंटल क्रूअलिटी, इमोशनल क्रूअलिटी, क्योंकि वो लड़की तो तमाम सपने लेकर के आ रही है। अब इसको अगर बेस बना ले एक फीमेल इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो 498 ये मुझे लगता है कि 75 केसेस में बन जाएगा। लेकिन किस में जाता है 498A कि हस्बैंड ने जब थप्पड़ मार दिया, कहीं सर फाड़ दिया, कहीं तो वो जब ये चीज़ें वो नहीं, जब कंप्लेन कर रही है एक फीमेल कि चलो कोई बात नहीं, कह दिया, पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा वही घर है और उसी घर में तुम्हें पूरा अपना जीवन निकालना है, इसलिए तुम बर्दाश्त करो। किसी किसी केसेस में इस हद तक बर्दाश्त फीमेल करती है कि उसको लगता है कि ससुराल मायके में हम जा नहीं सकते हैं, पेरेंट्स हमें रख नहीं सकते हैं, भाई हमें रख नहीं सकते हैं, ना मेरे पास नौकरी है और ना मेरे पास कोई पैसा है, बैंक बैलेंस है, हम सरवाइव कैसे करें? तो वो सुसाइड कर लेती हैं। डॉरी डेथ के जो मैटर हैं, किसी में वो सुसाइड कर रही हैं, और किसी केसेस में क्या हो रहा है कि जब इन लॉज की फैमिली, वो लोग जब दहेज मांग रहे हैं
तो दहेज के वजह से उनको मार दिया जा रहा है। जब मेरे पास एक केस है, 4 महीने हुए थे शादी को, उस लड़की को चूँकि कोई कन्याधन वाली स्कीम थी, उसमें मिलने थे 51,000 रुपये। वो 51,000 रुपये वो नहीं मिले, इसलिए लड़की की फैमिली नहीं दे पाई, तो उन लोगों ने उस लड़की को मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद सास, ससुर और हस्बैंड तीनों जेल में। लेकिन मैम ऐसे भी तो केसेस है ना जिसमें लड़कियों ने भी मिस अब मैं एक और चीज़ पे आती हूँ। ये जो लिटिगेशन का प्रोसेस है, एक तरफ तो कोडिफाइड लॉ है कि एक फीमेल को राइट दे दिया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर तुम्हारे खिलाफ में घर के अंदर अपराध हो रहा है, 498A दे दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दे दिया है कि अगर सडनली घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये आ गया कि वो सेक्शन 19 और ये सब हो गए कि आप उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएं, उसको कंपनसेट करें, उसको कुछ मॉनेटरी रिलीफ दें। ये सारी चीज़ों पर बात आ गई। 498A की बात आई। तो आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके चैनल से कि 498A डॉवरी डिमांड के ये जो मुकदमे हैं, ये डायरेक्ट कभी थाने में FIR से नहीं होते हैं। ये जाते हैं पहले CAW सेल, जिसको हम बोलते हैं विमेन सेल। जब वहाँ पर कोई लड़की कंप्लेन करती है तो दूसरी पार्टी को फ़ोन करके या नोटिस दे करके बुलाया जाता है कि आपके खिलाफ़ ये कंप्लेन आई है, आप आकर के यहाँ अपनी बात रखो। तो वहाँ पर एक तरीके से CAW सेल जो है वो काम करता है मीडिएशन का, दोनों पार्टी को बुलाता है। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, जजमेंट है कि ऐसे केसेस में CAW सेल की ये जिम्मेदारी है कि वो मैटर को सेटल्ड करवाएंगे। FIR जो है वो एक्सेप्शनल केस में होगी जा करके। तो दोनों पार्टी को जब बैठाला जाता है, लड़की को भी समझाया जाता है कि तुम थोड़ा बर्दाश्त करो, वहाँ पर भी उसको और लड़की की फैमिली को बोला जाता है कि इतना क्या है, तुम्हारे घर में वो शादी करके आई है, तुम्हारे परिवार की सदस्य बन चुकी है, ज़िंदगी का रिमेनिंग पार्ट तुम्हारे साथ बिताना है, तो ये तुम्हारी उस बेटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुम्हारे घर में कंफर्टेबल फील करे, वो तुम्हारे अगर बच्चों को पालेगी, वो तुम्हारे घर में रहेगी, सेवा करेगी, सारी चीज़ें करेगी। लेकिन जब ये चीज़ें सेटल्ड नहीं होती हैं, देन आफ्टर वो फाइल जाती है थाने, तब जाकर के FIR दर्ज होती है। एक और चीज़ बता रही हूँ, FIR दर्ज भी हो जाती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है। उसके बाद जब ये केस चलता है, उस टाइम भी कोर्ट कहती है कि मीडिएशन सेंटर में मैं भेज रही हूँ पहले, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो आपका 498A का हो, ये सारे केसेस में कंपलसरी है मीडिएशन सेंटर में मैटर जाएगा ही जाएगा। वहाँ पर कहा जाता है कि देखिए अब आप 5 साल 10 साल मुकदमा लड़ोगे। ये भी तो एक सच्चाई है कि ट्रायल कितना लंबा चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। जो हीनियस क्राइम है उसमें टाइम बाउंड जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में तो चार्जशीट 2-2 साल में फाइल हो रही हैं। उसके बाद वहाँ पर कहा जाता है लड़की से कि अगर अब तुम लोगों को साथ नहीं रहना है तो एक काम करो, आप इतने कुछ पैसे ले लो, सेटल करो केस को, ठीक है। और वो आउट ऑफ कोर्ट मेडिएशन सेंटर में जब डिस्कशन होता है तो वो लड़की कहती है कि ना मेरे पास नौकरी है, हमारी शादी कर दी गई जब हम 20-22-23 साल के थे, हमारी पढ़ाई छूट गई, हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास 2 बच्चे आ गए हैं, इन बच्चों को लेकर के घर छोड़ के हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी के वजह से जो हमारा लेजिस्लेचर है उसने कानून बनाए कि जब भी डिवोर्स होगा, जब भी इस तरीके के केसेस होंगे, तो वहाँ पर हस्बैंड जो है वो कंपनसेट करेगा, वो एलिमनी देगा, वो उसको मेंटेनेंस देगा। ये जब कानून आया तो उसको जब ये मीडिएशन सेंटर में जाता है चीज़ें, तो ये कहा जाता है, लड़की कहती है कि हमारा पूरी लाइफ पड़ी हुई है, हमें कुछ करना है, हमारी इन सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें लाइफ डिस्टर्ब हो गई। इवन कि अगर उसका डिवोर्स होता है तो हमारी सोसाइटी में अभी भी फीमेल के लिए जो जिसका डिवोर्स हो चुका है उसको ये समाज इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। वही मेल के लिए तो मैं देखती हूँ कि ड्यूरिंग पेंडेंसी जो केसेस हैं उस टाइम भी वो अपनी शादी करके आराम से दूसरी पत्नी के साथ रह रहे, ये केस चलता है तो चलता रहेगा, ये रियलिटी है। तो वहाँ पर जब सेटलमेंट होता है तो ये कहा जाता है कि पहले आप केस को विड्रॉ करेंगे। कितने केस हैं, अगर फीमेल ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, 498 किया है, अदर केस किए हैं जो भी क्रूअलिटी वगैरह का, वो सारे केस विड्रॉ होते हैं, तब वो सेटलमेंट होता है। फिर उस लड़की को कुछ पैसे दिए जाते हैं, या किसी केसेस में अगर ये प्रूव कर दिया हस्बैंड ने कि नहीं ये तो अडल्ट्री में ऑल दैट सब कुछ, तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है
और ऐसे बहुत सारी फीमेल जो थोड़ा बहुत अर्न करने लगी हैं वो भी कहती हैं कि एमिकेबली हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, हमें 2 महीने 3 महीने में डिवोर्स चाहिए, और ऐसा भी ये तो आपने सारा प्रोसेस बता दिया है। ये बताने के पीछे मकसद ये है कि इस तरह की जो बातें हैं, सेटलमेंट है, ये होता ही है, एक प्रोसेस है। सेटलमेंट जो है 85% केसेस में होता है। ओके। और ये डेटा ये मेरा अपना खुद का नहीं है, क्योंकि 85% केसेस में, क्योंकि जनरली एक आर्ग्यूमेंट, ये एक डिस्कशन ये आता है कि नहीं 85% जो केसेस हैं उन केसेस में क्या हो रहा है कि कन्विक्शन नहीं हो रहा है। तो कन्विक्शन तक तो वो इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि सेटलमेंट भी हो रहा है। दूसरा, जिस लेडी के साथ जो एक आप सोचने वाली बात है कि एक घर में जब लेडी है उसको थप्पड़ मारा गया, सडनली वो कैसे प्रूव करेगी कि थप्पड़ मारा गया? ये बताइए कि लेकिन आप ये भी मानती हैं ना दूसरी तरफ कि मिसयूज भी हुआ इस चीज़ का बहुत हाँ, ज़्यादा? बिल्कुल इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। अगर इसमें जो फीमेल विक्टिम हैं, बहुत सारी रूरल एरियाज की बात करें, पीट करके रह जाती हैं, उनके साथ क्राइम होता है, आवाज़ नहीं है उनके पास कि प्लेटफॉर्म नहीं है कि कहाँ जा कर के करें बात अपनी। तो एक वो है। कुछ जो फीमेल हैं वो नो डाउट उनको लगता है कि देखो हम क्या करते हैं। अब मैं बताती हूँ रियलिटी। एक मेरे पास केस आया, उसमें 498A का केस था, उसके पास प्रूफ थे फीमेल के पास, लेकिन उसका ये कहना था कि मैडम ये 498A में अरेस्टिंग नहीं होगी हमारे हस्बैंड की, ससुराल वालों की, तो हम चाहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ के ऊपर 376 की FIR दर्ज हो जाए। मैंने उनसे कहा कि तुम बहुत ऐसी एक बात कर रही हो कि जो हमारी लार्जेस्ट लड़ाई है, फाइट है विमेन राइट को लेकर, उसको तुम डाउन कर रही हो। जब तुम्हारे जैसी फीमेल अगर इस तरीके के किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएंगी तो, और वो एलिगेशन तुम प्रूफ नहीं कर पाओगी क्योंकि फॉल्स है, लेकिन आप इसलिए क्योंकि उनकी अरेस्टिंग कराना आपके लिए ज़रूरी हो गया तो आपको झूठा फंसा दोगी। तो जो लोग क्लीन हैंड नहीं जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट क्या उनके साथ जस्टिस करेगी? तो नो डाउट कि मिसयूज होता है, लेकिन यहाँ पर रोल आ जाता है चिराग सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का, कि वो पहले इस चीज़ का ट्रांसपेरेंट तरीके से, टेक्निकल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि कोई फॉल्सली इम्प्लीकेट ही नहीं कर पाए किसी को। देखें कोई फीमेल कैसे मिसयूज कर लेती है। वो तो समझ में तो इतना आ जाता है, जो भी टेक्निकल लोग होंगे, जो आईओ होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको समझ में आ जाता है कि फॉल्स केस है, कैसा केस है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का भी बहुत बड़ा रोल आता है। तो ऐसे लोगों को भी सबक मिलेगा जो फॉल्स किसी को इम्प्लीकेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सीमा जी ने कि इस तरह के लोगों को भी सबक मिलेगा। यानी कि दोनों ही साइड है। एक साइड वो है जब लेडी जो है वो हरास भी होती है, लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि जब वो भी किसी ना किसी को हरास करती है। और शायद अभी इस मामले की ऑब्वियसली जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती तथ्य तो यही बताते हैं कि सुभाष और निकिता के बीच संबंध बहुत खराब थे और हालात ये हो गए थे कि 9 केसेस एक तरफ से, 1 केसेस एक तरफ से, और इसके बाद अब पुलिस ने भी कार्रवाई की है। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में न्याय कब तक मिलता है।